ये आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बैक की एक्सरसाइज के डिस्कस, जो अल्टीमेटली आपको करने हैं होमवर्क में। A company had issued 20,000 13% रेट वाले डिबेंचर्स 100 रुपये ईच की फेस वैल्यू वाले 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। डिबेंचर जो है वो रिडेम्पशन के लिए ड्यू हैं ऑन 1 जुलाई 2022। 21 में इशू करा, 22 में रिडीम होंगे। टर्म ऑफ द इशू में लिखा है कि इन्हें जो है हम 5% के प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20 लाख, 5% will give you 1 lakh. And also conferred option to the debenture holders to convert 20% of their holding in equity shares. 100 रुपये की वैल्यू है बट 15 रुपये पर हम इशू कर रहे हैं। 2,500 डिबेंचर जिनके पास हैं उन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करा है, तो 20 में से 2,500 चले गए तो बचे 17,500। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17.5 लाख। तो इन लोगों ने एक्सरसाइज ऑप्शन को करा है, यानी कि इसमें से 20% लोग जो हैं 20% वैल्यू के जो डिबेंचर्स होंगे प्लस उस पर जो प्रीमियम होगा वो आप इक्विटी शेयर की फॉर्म में देंगे। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। और सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सा करा है? आखिरी वाला क्वेश्चन करा है, ये आपको याद होगा, ये वाला। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 exactly match with question number 1, only the values are different. Question number 2, Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available. कुछ हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, 2 लाख फेस वैल्यू इशू प्राइस है 100 रुपये। ओके, कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन है 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग द इशू। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन है 1 मई 2021। डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, डेट ऑफ अलॉटमेंट है 1 जून 2021। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट यानी इस डेट से। एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज ₹60 जिसकी फेस वैल्यू है 10। अंडरराइटिंग कमीशन है 2%। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड है 1.5 लाख। इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर 31 मार्च को पे होगा। इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नया आया है, वो है अंडर राइटिंग कमीशन। दोस्तों, जो अंडर राइटर्स होते हैं उनका एक काम होता है कि जब भी हम कोई नया इशू करते हैं तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है कि आप नया इशू करेंगे तो वो 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, या फिर जो भी आप इशू कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसीलिए जो है कंपनीज अंडर राइटर को अपॉइंट करती है कि अगर लोग सब्सक्राइब ना करें तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आप बाद में लोगों को भेज दीजिएगा। तो अंडर राइटर को अपॉइंट किया जाता है कि भाई देखिए कि अगर मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए के हम इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स या कुछ भी हम इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो उस केस में ये लोग जो है अंडरराइट करेंगे, पैसा लगाएंगे और एक बार सब खरीद लेंगे, बदले में 2% की कमीशन लेंगे। कमीशन जो है वो इशू प्राइस पर ली जाएगी, जितना पैसा लगा रहे हैं उस पर 2% कमीशन ली जाएगी और बाद में पब्लिक को ये बेच देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इससे क्या होता है कि 100% जो है आपका इशू निकल जाता है, कोई मना नहीं करता। तो ये अंडरराइटर्स का काम होता है जिसकी आपको एंट्री पास करनी होगी। क्या करेंगे इसको पूरा डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। 1 अप्रैल 2021 को एमके लिमिटेड जो एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसको डीआरआर बनाने की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है, 9% डिबेंचर्स आ रहे हैं जिसका ओपनिंग बैलेंस 50 लाख रुपीज़ का है, जिसमें 50,000 के फुली पेड डिबेंचर्स हैं 100 रुपये ईच। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 150 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। इस पर इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली जाता है 30 सितंबर 31 मार्च को।
31 मई को कंपनी जो है वो परचेज करना चाहती है 8000 डिवेंचर्स अपने खुद के 98 रुपीज़ पर एक्स इंटरेस्ट, यानी कि एक्स इंटरेस्ट का मतलब कि आपको इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा 8000 डिवेंचर्स पे 31 मार्च के बाद 31 मई तक, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने का इंटरेस्ट आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि समय बीत गया और इंटरेस्ट की डेट नहीं आई। सेम डे आप इसे कैंसिल कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। जिनको ये क्वेश्चन समझ में दिक्कत हुई है, जो भी डिस्कस करा है, उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन दिखा दूंगा ना, वो ये वाला क्वेश्चन करें, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है ना, बिल्कुल मैचिंग का दिखा देंगे। जिनको कम दिमाग लगाने उनको दिखा देंगे वैल्यू चेंज है, सेम टू सेम जो यहाँ कर रहा है वही वहाँ पर करना है, और जिनमें ज़्यादा दिमाग है वो तो समझ ही गए होंगे क्वेश्चन को, और रिडीम की एंट्री कर देंगे, अकाउंट बना देंगे, लेजर अकाउंट्स। लिखा है एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट, बट मैंने आपको एक क्वेश्चन में कराया था कि बैंक अकाउंट भी बना दिया उन्होंने। क्वेश्चन 4, YZ लिमिटेड है एक अनलिस्टेड कंपनी, अगेन इसको DRR बनाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। 15% DRR है 10%, उसकी एंट्री भी होगी डेफिनेटली जो आप रिडीम करेंगे उसका। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये 8000 डिवेंचर्स आ रहे हैं, तो इसका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो आपका पूरे 50 लाख का 10% क्रिएट हुआ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको पहले ही बना लेना होता है। ये नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी के लिए जिस साल रिडीम हो रहे हैं उस साल आप डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएं और फिर उसे कैंसिल कर दें, ये आपको पहले ही बनाना होता है। हाँ, अलग बात है क्वेश्चन में नहीं बनाया हुआ है तो हम मजबूरी में जो है जिस साल रिडीम हो रहा है उससे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए जो कंडीशन मीट करनी है उसके लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं और रिडीम्शन होने के बाद उसे जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि 50 लाख के डिवेंचर्स हैं और 80,000 की वैल्यू के डिवेंचर्स, सॉरी 8 लाख की वैल्यू के डिवेंचर्स अगर मान लेते हैं कि अभी रिडीम करने की नौबत आई है, तो आप सिर्फ वो 8 लाख पर 80,000 का रिजर्व बनाएंगे, ऐसा नहीं है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमेशा जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 10% का बनता है, तो वो आपको हमेशा बनाना है। जितने रिडीम हो जाएंगे उतना जनरल रिजर्व में डाल देंगे। सिमिलरली जो DRR इन्वेस्टमेंट है वो आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 अप्रैल को आपने इशू करा है और 8000 के डिवेंचर कंपनी खुद ही खरीद रही है, तो इस केस में जो DRR इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब कि जो आपके पूरे साल में डिवेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% तक आपको जो है एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में रखना होता है। इन्होंने तो पूरा 50 लाख का 15% रख लिया, जबकि यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं थी। अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 30 अप्रैल तक जो ईयर एंड तक मैच्योरिटी है उसका 15% रखना होता है। आप ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे उसमें कभी नुकसान नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या करा है, जितने भी डिवेंचर्स हैं उसके हिसाब से इन्होंने जो 15% बनते हैं इन्होंने सारा ही जो है DRR इन्वेस्टमेंट में डाल के रख दिया है 15% अमाउंट। अब इसमें से जितना आप रिडीम करना चाहेंगे तो जो भी फेस वैल्यू रिडीम कर रहे हैं उसका 15% जो बनेगा उसे आप बेच देंगे और बाकी वो कैरी करेंगे। हालांकि अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूरी बिल्कुल नहीं है DRR इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो आपने बाद में फ्यूचर में आपको मैच्योर करना है उसके लिए भी आप अभी जो है पैसा डाल के रख दें। नहीं सर, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं, आप एक तरह से स्टैंडर्ड रूल मान सकते हैं कि जो भी डिवेंचर्स हैं, जो भी टोटल डिवेंचर्स हैं, डेफिनेटली जो कन्वर्टिबल पोर्शन है उसको छोड़ के जो भी टोटल डिवेंचर्स हैं उसका पूरे का आप 10% पर DRR और 15% पर इन्वेस्टमेंट जो है करके रखें, तो एक सिंप्लीफाइड अप्रोच हो जाएगी हर सिचुएशन में। अब आखिरी ये आ रहा है कि YZ लिमिटेड जो है रिडीमेबल है 31 मार्च को। इनके डिवेंचर 100 रुपये ईच वाले 16,000 के
16,000 डिवेंचर्स। कुछ इन्होंने जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखा है, डीआरआर का जो है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ इंटरेस्ट भी है हाफ ईयरली रिसीव होता है जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इन्होंने अपने 2,000 डिवेंचर्स खुद खरीद लिए 99 रुपीज़ पर और उसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि जो 99 रुपीज़ की प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वेर यू हैव टू राइट एन एजम्पशन कि आप इसे एक्स इंटरेस्ट मान रहे हैं या कम इंटरेस्ट मान रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है ये सारे अकाउंट बनाने हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्वेश्चन किससे सिमिलर है या मैच करता है जो हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस करी है, तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। जैसे आप इसको ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इससे थोड़ा बहुत पर्टेन करता है। तो इससे आप मैच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट सब बनाने हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 थोड़ी अलग हो जाती है, तो इलस्ट्रेशन 4 की तरह ही क्वेश्चन 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चंस करें बिल्कुल उसका वैल्यू चेंज कर सिमिलर क्वेश्चन नीचे दिए हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत और अलग पॉइंट्स हैं जो शायद हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 2 जो है डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। लिब्रा लिमिटेड जो है रिसेंटली उसने एक पब्लिक इशू किया है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ अभी। पार्टली कन्वर्टिबल है और 60% जो है 60% पोर्शन कन्वर्टिबल है। 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग द इशू। अब इशू क्लोज कब हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। ये क्लोज हो रहा है 1 मई को, तो 1 मई के बाद 6 महीने आएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 1 नवंबर हो गया। अलॉटमेंट की डेट है 1 जून 21, और इंटरेस्ट जो है वो पेबल है, यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट जो पेबल है वो है 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और फिर 1 नवंबर को आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 60% को कन्वर्ट करना है। ओके, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही है, रिडीम तो करना नहीं है। ठीक है, ये इशूड जो है वो 2 लाख है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जिन्होंने अप्लाई करा है वो 1.5 लाख हैं, यानी कि 50,000 जो लोगों ने अप्लाई नहीं करा वो अंडरराइटर जो है कमीशन खाकर उसे खरीद लेंगे और बाद में वो पब्लिक को बेचेंगे जैसे डिमांड आएगी। वो उनकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो इशू की एंट्री होगी, राइट, इशू की एंट्री होगी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में तो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है। पर डिबेंचर तो आपने 2 लाख के इशू किए थे, यानी कि 50,000 जो है वो अंडरराइटर्स बाय कर रहे हैं। अंडरराइटर्स जो हैं वो आपसे आप ही के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, बदले में वो 2% की कमीशन लेंगे। तो 2% की कमीशन आप उन्हें दे दीजिए और बाकी जो आपसे वो खरीद रहे हैं उसके बदले वो तो आपको पैसे देंगे ही। अंडरराइटर्स जो हैं आपसे खरीद रहे हैं तो आपको पैसा तो बदले में देंगे, बट अपनी कमीशन लेंगे, कमीशन काटेंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये आपने डिबेंचर एप्लीकेशन आपके पास 1.5 करोड़ की आई, 50 लाख अंडरराइटर्स ने कहा कि हम ले लेंगे, तो आपने उन्हें डेटर्स बना लिया। आपने साथ ही में ये भी बोला कि जो अंडरराइटिंग कमीशन है 4 लाख रुपए का, वो 4 लाख का जो है आप अमाउंट एडजस्ट कर देंगे अंडरराइटर के डेटर अकाउंट से। डेबिट बैलेंस आ रहे हैं ना, उसको कम कर देंगे, तो क्रेडिट कर दिया कि भाई 4 लाख तो आपकी कमीशन है, तो नेट में जो है आप हमें 46 लाख रुपीज़ दे देना। तो हमने उन्हें 50 लाख की चीज़ बेची 46 लाख में। ये उन्होंने कमीशन लेकर काम किया कि 50 लाख वाली चीज़ 46 लाख में उन्होंने ले ली, 4% 2% कमीशन पे। अब उन्हें वो आगे बेचकर 50 लाख रिकवर करें, ज़्यादा रिकवर करें ओपन मार्केट में, अगर ज़्यादा प्राइस है, वो उनकी हेडेक है। इसके बाद जो है जो आप रिडीम करते हैं वो आप
DRR इन्वेस्टमेंट में आप उसका जो है 15% अमाउंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो है 60% इन्वेस्टमेंट जो है वो तो कन्वर्टिबल है, तो जो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में उसके लिए आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी नहीं चाहिए और उसके लिए आपको जो है DRR इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, क्योंकि बैंक का कोई आउटफ्लो नहीं होना है। तो दैट मीन्स कि जो 2 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं 100 रुपये ईच फेस वैल्यू के, उसका 40% पोर्शन जो है वो आपका कैश में रिडीम होगा। जो आप पैसा देंगे भले फ्यूचर में दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप DRR इन्वेस्टमेंट तो अभी पूरी क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि आपका एक्ट कहता है कि आप 1 साल में जो मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% करेंगे, बट आपकी बुक में जो है टोटल का ही 15% पहले ही कर रखा है। जो भी टोटल आपका कैश में रिडीम होने वाला है उसका 40% पर 15% जो है DRR इन्वेस्टमेंट में आपने पहले ही बुक करा हुआ है। तो बैंक को कम करके एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया कि भैया इसको तो सेफ रखो, इसको तो सेफ रखो। अब 30 सितंबर को जो है इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट तो पूरे 2 लाख पर बनेगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 2 करोड़ पे 15% का इंटरेस्ट बनेगा, वो आप बैंक से पे कर देंगे। इसके बाद जो है सारी कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो है DRR रिजर्व नहीं बनाया हुआ, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जो पोर्शन नॉन कन्वर्टिबल है उस पर जो है आप 10% पर DRR बना सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं। अब सारा खेल है आपका 31 अक्टूबर, यानी कि मैंने 1 नवंबर लिख दिया था, तो 1 नवंबर या 31 अक्टूबर आखिरी दिन आप जो हैं 60% डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा आप। 60% जो डिबेंचर्स हैं वो निकल कर आएंगे 1,20,000 डिबेंचर्स। 2 लाख का 60% है 1,20,000। इसमें आप इन्हें 60 रुपये पर इशू कर रहे हैं। 60 रुपये पर इशू करने का मतलब है कि आप करीब करीब 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। 2,000 इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये की तो फेस वैल्यू है, तो 1.2 करोड़ हो गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 लाख रुपीज़। तो मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं जो आप इशू कर रहे हैं 60 रुपये पर, तो 10 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, और बाकी जो है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। और जब साल खत्म होगा तो फिर से जो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है उस पर डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो यहाँ पर दे रखा है निकाल कर, ये आप देख सकते हैं। ये सितंबर में तो इंटरेस्ट पे करा ही था। अक्टूबर में 60% जो आपके डिवेंचर्स थे वो रिडीम हो गए 31 अक्टूबर को, बट 1 महीने का तो इंटरेस्ट बनेगा जिसकी पेमेंट जानी है। वो आप तुरंत भी पेमेंट कर सकते थे, इन्होंने बाद में सीधा 31 मार्च के साथ करी है। आप अलग से उस टाइम भी पेमेंट कर सकते थे 1.5 लाख रुपए की। और फिर जब आपका जो है 31 मार्च आता तो जो रिमेनिंग 80,000 आपके जो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 80 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं उन पर 6% का, उन पर 6 महीने का इंटरेस्ट आप और देते। तो मतलब करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट ओवरऑल जब आप बैलेंस मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, चीज़ें बिल्कुल मैच करेगी। तो यहाँ पर अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट अलग था, बाकी तो वही है जो हमने डिस्कस करा है। और अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट आपने समझा कि भाई सामने वाला बोल रहा है कि मैं पैसे दूंगा, आपके डिबेंचर मैं खरीदूंगा तो हमें तो उससे पैसे मिलेंगे, बट वो कह रहा है कि जितने में आप बेच रहे हो उतने में नहीं, 4% 2% कमीशन काट कर पैसे दूंगा क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो वो आप अंडरराइटर कमीशन में पैसा डाल देते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस थे, आप इन्हें ट्राई करिएगा। ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो मैंने एंड में डिस्कस करें।
अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो उससे मिलता हुआ क्वेश्चन पहले ट्राई करें जो इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस करी है, एंड आई एम होपिंग कि आप उसके नोट्स बना रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं उसके क्वेश्चन लिखकर और उसका सॉल्यूशन कॉपी में लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क कर सॉल्यूशन कॉपी में कर रहे हैं खुद से, जैसे जैसे हमने डिस्कस करा है उसे फेयर में लिख रहे हैं आप। अगर आप सिर्फ बुक में छोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने नोट्स आपको कराए हैं, कॉन्सेप्ट समझाया है, उसे कॉपी में लिखना है। और फिर जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिटेल में डिस्कस करें, एक दो क्वेश्चन या हर टाइप का 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आप कॉपी में ज़रूर लिखें। हर टाइप का एक क्वेश्चन तो लिखना मैंडेटरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है कि आप जो भी हमने डिस्कस करा है तो बुक से उतार कर लिख लें, क्वेश्चन भी और उसका पूरा सॉल्यूशन भी अपने हिसाब से। तो आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये उसका सॉल्यूशन और पूरा आपका जो है तैयार हो गया। अब उसके अतिरिक्त अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लगता है बुक में या आरटीपी में मार्क कर लेना चाहिए, एक पर्टिकुलर चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो मार्क करके रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो एक आपकी नोट्स कॉपी बन गई और एक आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हो गए। बस उतना ही आपको जो है सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में पढ़ना है, एग्जाम से पहले भी उतना ही पढ़ना है। हाँ, एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करके देखना है, तो वो तो है ही है। हर चैप्टर की जो बैक की एक्सरसाइज है वो खुद से ट्राई करें समझने के बाद, जैसा अभी डिस्कस कर लिया। तो पूरा जो है सारे चारों के चारों क्वेश्चन बिना देखे करेंगे आप, और फिर जो है मैच करेंगे, ये आपका टेस्ट हो गया। आरटीपी में भी क्वेश्चन साथ साथ की डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। फॉलोइंग बैलेंसेस जो हैं लक्ष्य लिमिटेड की बुक्स में आ रहे हैं 1 अप्रैल 2021 को, जहां पर डिवेंचर्स हैं 37.5 लाख, डीआरआर में बैलेंस है 1.25 लाख्स, जो 10% बिल्कुल भी नहीं है, करीब 3,75,000 होना चाहिए, ये कम है, तो बाकी बैलेंस आपको डालना पड़ेगा। डीआरआर इन्वेस्टमेंट जो है वो है 5,62,500। तो जो भी आपका डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर्स का अगर आप 15% करेंगे 0.15, अरे बाप रे डिवाइड कर दिया 0.15, तो इतना ही आएगा 5,62,500। बिल्कुल डिट्टो सेम निकल कर आएगा जो आपने ऑलरेडी डीआरआर इन्वेस्टमेंट में डाल के रखा हुआ है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डीआरआर का है वो 31 मार्च को आप करते हैं। 31 मार्च को जो बैंक बैलेंस है वो भी गिवन है, जिसमें इसका इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट डाल दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। ओके, आई थिंक हमारी बुक में ये वाला लाइन मिसिंग थी। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला भी कराया था बिल्कुल सेम, और उसमें मैंने इंटरेस्ट डाला था। क्या हमसे मिस हो गई क्या लाइन? यही क्वेश्चन था। देखो आप यहाँ देखेंगे बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ भी ये दे रखा है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर लाइन लिखी है द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, और यहाँ देख सकते हैं ये लिखा है द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, बट इस लाइन के बीच में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैड ऑलरेडी बीन पेड, और ये चीज़ अपने क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए मैंने इंटरेस्ट पे करा था, और उसलिए जो है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो रहा था, आपको याद होगा। आईसीए ने उसको अब करेक्ट कर लिया है, जो मुझे अभी पता लगा है देखकर, और ये लाइन जो मिसिंग थी उसको यहाँ ऐड कर दिया है। गुड। एक ये अनलिस्टेड कंपनी है, आपको जो है सारे अकाउंट बनाने हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ पर 7.5 लाख की अमाउंट है, यहाँ पर 37.5 लाख की अमाउंट है। बैलेंस इन डीआरआर 25,000 है, यहाँ पर 1,25,000 है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1,12,500 है, यहाँ पर 5,62,500 है। एनुअल कंट्रीब्यूशन सेम डिट्टो सेम चीज़ है, एनुअल कंट्रीब्यूशन डिट्टो सेम चीज़ है। अब इसके बाद भी जो बोलेगा ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब कि आप 11-12 के स्टूडेंट है, और जो कहेगा हाँ ये तो हो गया क्योंकि वो कर लिया, तो फिर सेम अमाउंट चेंज है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया, तो यानी कि आपका मैच्योर्ड माइंडसेट है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप खुद से उसका सिमिलर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा है ये वाला बिना देखे आप ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर मैच कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। कॉन्सेप्ट तो अलग है नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, सारी चीज़ें सेम थी। मैं अगला क्वेश्चन जब भी मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं मानता हूँ कि उसमें अलग चीज़ें क्या है, तो अगर उसमें 5 पॉइंट दे दिए और 5 पॉइंट में 1 पॉइंट अलग है तो मैं उसको नया क्वेश्चन में उसको तब भी नहीं मानता। कई लोग तो हैं जो सिर्फ वैल्यू चेंज होने को नया क्वेश्चन मान लेते हैं। मैं तो इवन अगर 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट चेंज है तो भी मैं उसको नया क्वेश्चन नहीं मानता। मैं मानता हूँ वो सेम ही है, सिर्फ ये 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा समझना जरूरी है।
नया क्वेश्चन मानता हूँ जिसकी लैंग्वेज पूरी अलग होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी है और एक क्वेश्चन है जिसमें लेजर अकाउंट्स मांगे, तो उसको समझा जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है, एक की लैंग्वेज कुछ और कहती है, एक की लैंग्वेज कुछ और कहती है। बट उसके बाद एक में है कि आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने, उसे अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन माना जा सकता है कि भाई सिर्फ रिडेम्पशन नहीं करना, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी करना है। अब दोनों को मर्ज कर एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, भाई पार्टली कन्वर्टेबल है, कुछ कन्वर्ट करना है, कुछ रिडीम करना है, नॉर्मली कैश से पेमेंट करनी है। तो ये गिनती के जो है 4-5 केसेस बन गए बस। अब इसके अलावा थोड़ी ना कुछ नया आ जाएगा। हाँ, अंडरराइटिंग कमीशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपने और लिख लिया। तो ये 5-6 क्वेश्चंस में पूरा आपने चैप्टर समेट लिया। और अगर आप जर्नल एंट्री और लेजर को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर लें अपने नोट्स में, तो आपका एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया जिसमें सब कुछ हो रहा है, आपके जर्नल एंट्रीज हो रही है, फिर लेजर भी बन रहे हैं, तो दोनों चीजें कवर कर ली। उसके बाद आपने एक उसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, वो भी आपने अलग से कर लिया। तो 2 क्वेश्चन में आपने चीजें कवर कर ली और 2 आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए कि भाई अगर ऐसा होगा तो अंडरराइटिंग कमीशन वाले में ऐसा करना है। तो आपके क्या हो गए, 4-5 पेज में पूरे चैप्टर के नोट्स बन गए क्वेश्चन के साथ। ऐसे मैं नोट्स बनाता था। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से लिखने हैं, वो तो बुक से ही लिखने हैं, जो हमने सारे डिस्कस करे, जो आपके पसंदीदा है, जिसमें सारी चीजें कवर हो रही है। और इवन हमने एक आध क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, मैंने कर दिखाई है, तो अपने वीडियो के साथ वो जर्नल एंट्रीज पूरी लिख ली, लेजर अकाउंट भी बना ली, तो वो पूरा मर्ज कर लिया आपने एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, हमने तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, बाकी आपके भी एफर्ट्स हैं, आप करिएगा और कोई डाउट है तो पूछिएगा। मैं आपको टिप्स देते रहूँगा हर चैप्टर में, हर पर्टिकुलर क्लास में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीए में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम्पल्स और कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो हैं वो तो मैंडेटरी करवाने हर टीचर को चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो गाइडेंस काम आती है। हाँ, टीचर आपको लिख दे मैंने एमटीपी करा दी, आरटीपी करा दी, पास्ट ईयर करा दिया, सब टीचर ही करा देगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट हो गए, आपका एग्जाम्पल्स उससे समझ लिया, आपने बुक के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, आरटीपी में आते हैं, वो आपने 1-2 ट्राई कर लिए, तो आपकी चीज़ें हो गई जितनी आपको चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए, वो हो गया है। उसके आगे का जो प्रयास है वो खुद का प्रयास है कि उसके बेसिस पर आप खुद क्वेश्चन ट्राई करें। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि ऐसे क्यों नहीं है, तो आप पूछें डाउट्स। खुद के नोट्स बनाने तो बनाए, वैसे तो मैंने हैंडआउट्स दिए ही हैं जिसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, बट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप बुक से, मैंने जैसे बताया कि आप पूरा रेप्लिकेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपका पसंदीदा क्वेश्चन है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही है, और आपके फुल फ्लेज नोट्स बन जाएंगे। बट उसके बाद क्या, आपकी खुद की मेहनत है, उसके लिए गाइडेंस काम आती है, ना कि हम 4 की जगह अगर 10 क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आप पास होगे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई 100 क्वेश्चन करा रहे टीचर, मैं बताता हूँ 100 की जगह पर अगर 20-25 क्वेश्चन भी कराए जाएं टिपिकल, जो बिल्कुल अलग फॉर्मेट के हैं, तो 100 क्वेश्चन की मेहनत में 20-25 क्वेश्चन भी करा दो, अच्छे से करा दो, समझा दो, और स्टूडेंट को गाइड करो, भाई 75 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि मुझे याद है आईआईटी की जब बच्चे कोचिंग में जाते हैं, आईआईटी की जो भी क्लासेस होती है, तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो टीचर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेगा, 90 होमवर्क देते थे, और फिर उस 90 में जहाँ दिक्कत आती थी वो 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे टिपिकल, तो 20 क्वेश्चन ही टीचर ने कराए, 80 क्वेश्चन तो नहीं दिए, क्योंकि वो रिपीटेटिव है, ऐसे वैल्यू चेंज, ऐसे वैल्यू चेंज, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ताकि आपकी ऐसी माइंड की ट्रेनिंग हो जाए, ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में कुछ भी आप कर पाए। तब जाकर आईआईटी का एग्जाम निकलता है। वो स्टूडेंट इतनी मेहनत करते रहते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, तब वो जाकर आईआईटी में दाखिला होता है। सीए में भी वही करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पास्ट ईयर ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और जो भी मैं आपके नोट्स हैं उस नोट्स को अपडेट कर एक नई फाइल अपडेट कर दूंगा, तो आप जो भी डाउनलोड करेंगे उसमें आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नोट्स के साथ पुराने सारे नोट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते, चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलेंगे।